एक कहानी है जिसके कई सिरे हैं। हर एक सिरा जहाँ से जुड़ता है वहाँ से एक नई कहानी जन्म ले लेती है। ये दशक था 1960 का और इस दशक में अमेरिका में एक नई संस्कृति का जन्म हो रहा था। यानी अमेरिका की सड़कों पर अनेकों लोग युद्ध का विरोध, शांति, प्रेम और खुश रहने के नारे लगा रहे थे। दूर से देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। पीस, लव एंड हैप्पीनेस के समर्थक ये युवा सामाजिक बंधनों के खिलाफ विद्रोह भी कर रहे थे, यानी शादी जैसी चीज़ों से दूर भाग रहे थे। ये लोग रॉक एंड रोल की धुन पर खुलेपन से प्यार का इजहार और खुलेआम शारीरिक संबंध के साथ एक अलग तरह की ज़िंदगी जीना चाहते थे। और हाँ, इन सब के साथ ड्रग्स का भी खूब इस्तेमाल करके उसके नशे में वे आध्यात्मिक अनुभव की भी तलाश कर रहे थे। इन लोगों को हिप्पी कहा जाने लगा और इनके कल्चर को हिप्पी कल्चर। लेकिन अमेरिका में अफीम और मारिजुआना पर पाबंदी थी, तो इसके नशे की आपूर्ति कहाँ से हो। यही वो दौर था जब मैक्सिको से अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी का धंधा फला फूला, क्योंकि हिप्पी संस्कृति ने इसकी मांग को कई गुना बढ़ा दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। इन दिनों दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में से एक मैक्सिको में सड़कों पर आग के गोले दिख रहे हैं। बसों और ट्रकों को जलाया जा रहा है। हवाई अड्डों पर अफरा तफरी है तो पर्यटक होटलों में कैद है। लगभग पूरा देश ठप सा हो गया है। कारण सिर्फ एक है कि मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड, सबसे वांटेड अपराधी अल मेंचो की मौत। मरने वाला कोई नेता नहीं था, ना कोई आध्यात्मिक गुरु, बल्कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को नशे की लत में झोंक देने वाला, लाखों लोगों की मौत का कारण बनने वाला एक ड्रग किंग वांटेड अपराधी था। सवाल बनने लगे, और बनने भी चाहिए, कि आखिर अल मेंचो कौन था। एक आदमी की मौत से पूरे देश में आग क्यों लग गई, और मैक्सिको में ड्रग्स का ये पूरा खेल आखिर कैसे शुरू हुआ, और अब अगला ड्रग किंग कौन बनेगा। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका के नशेड़ी हिप्पी कल्चर वालों से इस्कॉन का क्या कनेक्शन है, उन हिप्पियों की वजह से जिनकी वजह से मैक्सिको में एक के बाद एक ड्रग तस्कर निकले। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में अफीम और मारिजुआना पर पाबंदी लगी तो तस्कर मैक्सिको की ओर देखने लगे। मैक्सिको के पहाड़ों में किसान अफीम के पौधे लगाने लगे। खुलेआम अफीम की एक खेती वहाँ के किसानों का देखते ही देखते एक बड़ा धंधा बन गई। ये वो दौर था जब 1940 से 1970 के बीच मैक्सिको का तेजी से विकास हो रहा था। वहाँ सड़कें बन रही थी, अमेरिका से संपर्क बढ़ रहा था, एक देश के नागरिक दूसरे देश में आवाजाही कर रहे थे। लेकिन अचानक इन सड़कों ने ड्रग्स की तस्करी को भी एक आसान रास्ता बना दिया। एक तरफ अमेरिका में हिप्पी संस्कृति ने मारिजुआना और साइकेडेलिक ड्रग्स को बढ़ावा दिया, तो दूसरी तरफ वियतनाम युद्ध से लौटे सैनिक भी नशे के आदी हो रहे थे। मैक्सिको ने अमेरिका में नशे में डूबे लोगों की ड्रग्स की मांग 90% तक पूरी करनी शुरू कर दी। सरकारें, पुलिस, राजनेता, ड्रग डीलर, बड़े एजेंट, छोटे एजेंट, यहाँ तक कि हर कोई पैसे से नहा रहा था। अब बात करते हैं 1966 की। मैक्सिको के सबसे गरीब राज्यों में से एक राज्य मिचोआकेन में एक गरीब किसान परिवार में एक लड़का जन्मा। नाम रखा गया नेमेसियो और ओसोगवेरा सर्वेंटेस। लड़का महज 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर खेतों में काम करने लगा, लेकिन वहाँ फल सब्जियां नहीं उगाता था, बल्कि उगाता था मारिजुआना। हालांकि लड़के के जन्म के एक साल बाद यानी 1967 में सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी कल्चर के केंद्र हाइट एसबरी इलाके में एक ऐतिहासिक घटना घटी। इस साल इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद ने हिप्पियों तक पहुंचने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वो उस दौर के सबसे बड़े रॉक ब्रांड ग्रेटफुल डेड और जेनिस जोप्लिन का बैंड और मोबी ग्रेप्स को लेकर पहुंचे। मशहूर बीट कवि एलन गिंसनबर्ग ने वहां मंच पर बैठकर हरे कृष्णा हरे राम का उच्चारण किया और हजारों हिप्पियों ने नाच गाकर इसे अपना लिया। लेकिन आयोजकों ने साफ तौर पर कहा कि यह कार्यक्रम उन हिप्पियों के लिए है जो ड्रग्स के नशे से उतरकर अपनी चेतना को फिर से स्थिर करना चाहते हैं। ये वो दौर था जब पूर्वी आध्यात्मिकता, ड्रग कल्चर, रॉक संगीत और अजीबोगरीब संगम पर ये सब चीज़ें मिल रही थी, और इस्कॉन इस संगम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर चला था। लेकिन कहने भर से नशे की लत कहाँ छूटने वाली थी, किंतु फिर भी बड़ी संख्या में हिप्पी इस्कॉन से जुड़ने लगे। यहाँ तक कि उस दौर में बॉलीवुड में भी गाने बनने लगे।
इधर गाने बन रहे थे, उधर अगले कुछ सालों में मैक्सिको का वो गरीब लड़का जिसका नाम था नेमोसिया, वो पैसों की चाहत में 19 साल की उम्र में अमेरिका पहुंच गया। हिप्पियों के गढ़ सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर उसने छोटे स्तर पर ड्रग्स बेचना शुरू किया, लेकिन एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 1986 में पहली बार गिरफ्तार हुआ, फिर गिरफ्तार हुआ 1989 में और आखिरकार 1992 में उसे जेल हुई। फिर वापस उसे मैक्सिको भेज दिया गया, लेकिन ये उसकी असफलता नहीं थी, ये उसके लिए सीखने का मौका था। वापस आकर वो मैक्सिको की पुलिस में भर्ती हो गया। सोचिए, एक ड्रग डीलर वो भी पुलिस में भर्ती हो गया। ये मैक्सिको की एक सच्चाई भी है। उसने पुलिस में रहकर न सिर्फ ये सीखा कि सिस्टम कैसे काम करता है, बल्कि ये भी देखा कि पुलिस और ड्रग्स माफियाओं के बीच तार कैसे जुड़े हुए हैं। फिर उसने अपने ससुर के कहने पर नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से ड्रग्स की दुनिया में कूद गया। साल 2010 के आसपास की बात है। मैक्सिको के जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल नाम का एक संगठन बनकर उभरा था और देखते ही देखते नेमोसिया एल मेंचो के नाम से इस संगठन का चेहरा और सरगना बन गया। ये कोई आम कार्टेल नहीं था, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ने वाला ड्रग साम्राज्य बन गया। इसकी खासियत थी इसकी बेरहमी से हत्या करना और आधुनिक हथियार, ड्रोन से बम गिराना, सड़कों पर बारूदी सुरंग बिछाना, पुलिस के हेलीकॉप्टरों पर हमले करना, वो भी मिसाइल से। लेकिन एल मेंचो का सबसे बड़ा कारनामा साल 2016 में उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अल चापो गुजमैन के बेटों का अपहरण करना था। उस वक्त माफिया दुनिया में एक खबर भूकंप ला देने वाली थी। इस अपहरण से उसने साफ संदेश दे दिया कि अब मैक्सिको का कोई नया बादशाह है तो वो एल मेंचो है। अमेरिका और मैक्सिको ने उसके सिर पर इनाम रखा। अमेरिका ने रखा $1.5 करोड़ तो मैक्सिको ने रखे 30 करोड़ पैसों अपनी मुद्रा में। लेकिन एल मेंचो एक भूत की तरह था। उसकी तस्वीरें बहुत कम थी, वह कभी किसी को दिखता नहीं था। कहा जाता था अगर उसके खिलाफ कोई अफवाह भी फैलती तो वो उस आदमी और उसके पूरे खानदान को बेरहमी से मार देता था। साल 2006 में मैक्सिको की सरकार ने ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक खुला युद्ध छेड़ दिया था। सेना उतार दी थी, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। छोटे छोटे कार्टेल टुकड़ों में बट गए और हिंसा आसमान पर पहुंच गई। तब से लेकर अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इस खून से सींचे हुए मैदान में पला बड़ा था एक राक्षस एल मेंचो। अब वापस आते हैं इसी साल 22 फरवरी 2026 पर। मैक्सिकन सेना को एल मेंचो की प्रेमिका के जरिए उसकी लोकेशन मिल गई थी। पश्चिमी राज्य जालिस्को का तालसपा शहर में सेना ने उसे घेर लिया। गोलीबारी हुई जिसमें एल मेंचो बुरी तरह घायल हो गया। उसे हिरासत में लिया, लेकिन राजधानी मैक्सिको सिटी ले जाते वक्त रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जैसे ये खबर फैली, उसके संगठन ने पूरे देश में जवाबी हमला बोल दिया। ये कोई मामूली विरोध नहीं था। अगले 24 घंटों तक 20 से ज़्यादा राज्यों में 250 से ज़्यादा नाकेबंदी कर दी गई, स्कूल बंद करा दिए गए, सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया, कारखानों और बसों में आग लगा दी गई। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से कहा कि वे घरों या होटलों में ही शरण लें। सड़कों पर मास्कधारी, बंदूकधारी गाड़ियाँ जला रहे थे और लोग दहशत में कोनों में बैठे थे। इस हिंसा में कम से कम 73 लोग मारे गए, जिसमें 25 तो आर्मी के जवान हैं और दर्जनों अपराधी थे। ये मैक्सिको के इतिहास में किसी एक ड्रग लॉर्ड की मौत के बाद हुई सबसे बड़ी हिंसा थी। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। एल मेंचो चला गया, लेकिन उसका साम्राज्य ख़त्म नहीं हुआ। उसका गैंग अभी भी मौजूद है और उसकी कमान कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां एल मेंचो के बेटे एल मचिंटो को अमेरिका में उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, लेकिन अब संगठन में कई कमांडर है जो उनकी गद्दी के दावेदार है। आगे दो ही बात हो सकती है, या तो सब मिलकर किसी एक को लीडर मान ले या फिर आपस में ही खूनी संघर्ष आरंभ हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैक्सिको में हिंसा और बढ़ेगी। ये एक ऐसे देश की कहानी है जहाँ गरीबी और हिप्पियों की नशे की लत ने अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन इसकी कीमत लाखों लोगों की जान से चुकानी पड़ी। या अमेरिका की सड़कों पर आज भी लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं।